हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को समझा था अच्छे से कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्या है, कैसे होती है। फिर समझा था बच्चों हमने टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या है और कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग क्या है और कैसे होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अभी तक तो हर स्प्लिटिंग में सिर्फ क्या हो रहा था, यहीं तक हो रहा है ना। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो यही था। ईजी क्या होता है, ईजी रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो ईजी ऊपर चला जाता है और T2G नीचे रहता है। वही टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि बिटवीन द एक्सेस होने की वजह से ये जो T2G है ये ऊपर चला जाता है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, और ईजी जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या हो रहा है, यहाँ तक तो ऑक्टाहेड्रल की तरह है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी dx² y² की, फिर dxy की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर dz² की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर dyz और zx की एनर्जी। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे की जाएगी। चलो, फिर हम पढ़ रहे थे कौन कौन से फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम कहे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि CFSE होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, देखो तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखो, यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो किस पर जो है, किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इस बी वाले की ज्यादा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो CO यहाँ पर +3 स्टेट में है, यहाँ पर CO +2 में, यानी कि यहाँ पर सी पर जो है, CO पर जो है +3 चार्ज है, यहाँ पर CO पर +2 चार्ज है। ठीक है। तो कौन सा ज्यादा चार्ज किसमें है, ए वाले में ज्यादा चार्ज है, तो ए वाला जो है उसकी CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो पहला फैक्टर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो है सेंट्रल मेटल एटम पर ज्यादा होगा, वही उसी की ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पर डिपेंड करती है। अब देखो हमें पता है लिगेंड जो है दो तरह के होंगे, है ना। एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक होगा हमारा वीक फील्ड लिगेंड। तो जैसे कि हमने कहा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है लिगेंड के स्ट्रेंथ पर, यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और कोई लिगेंड वीक फील्ड होगा तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एनर्जी गैप आप देख सकते हो, यहाँ पर लिया हमने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिया हमने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका एनर्जी गैप ये डेल्टा ES मान लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा ES, ठीक है, एनर्जी गैप। और यहाँ पे डेल्टा EW मान लो वीक फील्ड लिगेंड का। तो यहाँ पर एनर्जी गैप देखो, यहाँ पर एनर्जी गैप देखो, सेम कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, सेम जो है हमारा d ऑर्बिटल है, अभी तो ये कैसा, ये हमारा d ऑर्बिटल है। तो आप सेम उसके लिए एनर्जी का डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लिगेंड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, लिगेंड की स्ट्रेंथ कम होगी तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी कम होगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होगी। ठीक है। चलो, सेकेंड पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ।
पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 जो कि है Z इफेक्टिव ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो Z इफेक्टिव है, ठीक है। इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारी 3D सीरीज में, फिलहाल 3D सीरीज की बात करते हैं, तो 3D सीरीज में जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कौन कौन से, या हमारे जो मेटल्स है एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो यही है हमारे। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, जो कि हमने डी और एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से होगा क्या? देखो, जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमने पढ़ा ही, जैसे जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट स्प्लिटिंग एनर्जी के। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। क्लियर है इतना? चलो आगे अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, टॉप टू बॉटम देखें, तो टॉप टू बॉटम हमारी 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है, और भी बहुत सारी सीरीज है। ठीक है, तो ये हमारी स्कैंडियम से जिंक तक। अब देखो इन सीरीज में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, है ना, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो डिपेंड भी करता है कि लीगेंड हमारे पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। अब देखो जो हमारा 3D सीरीज है, तो यहाँ पर तो अलग अलग लीगेंड जो है अलग अलग तरह से एक्ट करेंगे, यानी कि कुछ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेंगे, कुछ वीक फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारी 4D और 5D सीरीज है, यहाँ पर ऑल लीगेंड्स act as strong field ligand। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था कि प्लैटिनम है, पैलेडियम है, तो इनके लिए कोई भी लीगेंड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों की 4D और 5D सीरीज के लिए सारे लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेंगे, जबकि जो हमारे 3D है यहाँ पर तो सारे एक्ट नहीं करेंगे, कुछ जो है वीक फील्ड की तरह भी एक्ट करेंगे, कुछ जो है स्ट्रॉन्ग की तरह भी एक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मेन स्टेप तो ये वाला ही है, मेन पॉइंट तो ये वाला है। क्लियर? चलो नोट करो। चलो चलो अब बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, यानी कि फोर्थ फैक्टर है। देखो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा फैक्टर पढ़ा है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है सेंट्रल मेटल एटम पे जेड इफेक्ट है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगला है हमारा फीचर, फैक्टर सॉरी, ज्योमेट्री
ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो कैसे। अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो ये सबसे ज्यादा होती है डेल्टा एच पी जो हमारा स्क्वायर प्लेनर है, फिर ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम है टेट्राहेड्रल। अब ऐसा क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं। एक छोटी सी टेबल बना के इसको समझते हैं, जहां पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स हैं ये? मेन ऑर्बिटल्स फॉर रिपल्शन। रिपल्शन के लिए जो मेन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तीन ही कॉम्प्लेक्स हमें पता है ना। कौन कौन से? एक है, पहला है हमारा स्क्वायर प्लेनर, दूसरा है हमारा ऑक्टाहेड्रल, और तीसरा है हमारा टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तीन ही कॉम्प्लेक्स है ना हमारे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर अब आप बताइए कि कौन से ऑर्बिटल्स हमने मेन ऑर्बिटल यहाँ पर यूज करे थे रिपल्शन के लिए, जिनमें रिपल्शन ज्यादा हुआ था, एनर्जी बढ़ी थी। तो देखो, अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी। क्लियर? अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में दो की एनर्जी ज्यादा होती है। किसकी होती है? एक तो होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है हमारा डी जेड स्क्वायर। जबकि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर तीन की एनर्जी ज्यादा होती है, डी एक्स वाई कॉमा डी वाई जेड कॉमा डी जेड एक्स। होती है इन तीनों की एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक यूज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 4। यहाँ पर कितने हो रहे? 2, लेकिन कितने में से? 6 में से। 2 आउट ऑफ 6। यहाँ पे कितने यूज हो रहे? 3, लेकिन कितने में से? 4 में से। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों में बताना हो डिफरेंस, या इन दोनों में बताना हो, या इन दोनों में बताना हो, तो कैसे बताएंगे? चलो, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इसे शो करेंगे। और ये आपको जरूर देखना है, अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा सीधा भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको अगर ये डेराइव करना आ गया, एक बार आपको खुद से अगर आप इसे कर लोगे, तो आप जो है कभी भी एग्जाम में आएगा तो आसानी से इसे कर लोगे। ठीक है, तो देखो, डेल्टा एस पी, डेल्टा एस पी को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 इज इक्वल्स टू, अगर इसको डेल्टा नॉट के साथ बताना है तो क्या करेंगे? डेल्टा नॉट यानी कि डेल्टा ओ है ऑक्टाहेड्रल वाला, क्या है? 2/6 डेल्टा नॉट। सॉल्व कर लेंगे 1/3, तो ये एस पी कितना आ गया? एस पी, डेल्टा एस पी इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4/3 डेल्टा नॉट। एक रिलेशन तो ये है। इसके अलावा देखो एक और रिलेशन यहाँ से बन रहा है। एक और क्या बन रहा है? ये बन रहा है डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू, ये 3 अगर ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा 3/4 डेल्टा एस पी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डेल्टा नॉट और डेल्टा टी का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे? देखो, डेल्टा नॉट कितना है? 2/6 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी कितना है? 3/4, 3/4 डेल्टा टी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 3 × 6,
सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू, ऊपर चला जाएगा 9/4 डेल्टा टी। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, देखो ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये 9 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4/9, ये 3 नीचे जाएगा तो 3 3 जा 9, 4/9 डेल्टा नॉट। इस तरीके से आप कोई सा भी रिलेशन बता सकते हो, कोई भी रिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो अब ये वाला कई बार जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से भी कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब आप आसानी से कर लोगे। देखो ये तो आपको पता ही है, इसके अलावा ये हमने देख लिया कि कैसे हमें ये फाइंड करना है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई है तो ये फाइंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम एसपी और डेल्टा टी में फाइंड करें तो कैसे करेंगे, देखो डेल्टा एसपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। एसपी अगर आपको चेक करना है, एसपी चेक करो क्या हो गया 1/4, और डेल्टा टी कितना है 3/4। सॉल्व कर लो, डेल्टा एसपी निकाल लो, डेल्टा एसपी इज इक्वल टू, ये 4 चला जाएगा ऊपर तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसर, ये हो गया 3 डेल्टा टी, ठीक है। चलो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो बच्चों। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने चारों फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, इसके बाद हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है हमारे पास FeH2O होल 6 +2, पहला। दूसरा है यहाँ पर FeCN होल 2 H2O4, और तीसरा है FeCN होल 4 H2O होल 12 माइनस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, आपको बताना है किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ए बी सी में, ठीक है, या 1 2 3 में, 1 2 3 में आपको बताना है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नोट करो, एक बार खुद से आप ट्राई करो कि आप आसानी से कर दोगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता सकते हो आप, लीगेंड्स को देख करके बता सकते हो कि लीगेंड्स की क्या स्ट्रेंथ है ना। 2 3 तरीकों से आप यहाँ पर बता सकते हो कि कौन सा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है, एक तरह से खुद से करो एक बार। चलो तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको चेक करना है, देखो अगर हम H2O की बात करें तो ये क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो दो लीगेंड है, ये जो CN है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और H2O एक वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और ये एक वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे वहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 4 CN है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। फिर इसकी होगी सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। तो 3 फिर 2 फिर 1, तो ये होगा इसका ऑर्डर स्प्लिटिंग एनर्जी का। क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर है Cr 6 C माइनस, ठीक है, पहला। दूसरा है CrH2O होल 6 +3। तीसरा है CrNH3 होल 6 +3, और चौथा है CrCN होल 6 माइनस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दिए गए हैं आपको। आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। जैसे हमने
इस वाले क्वेश्चन में बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर वैसे ही हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बता लोगे आसानी से। चलो तो एक बार खुद से ट्राई करो इसे। चलो तो चेक करते हैं। देखो, ये हमारा एक वीक फील्ड लीजेंड है। ठीक है, ये भी क्या है, वीक फील्ड लीजेंड है। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। और सीएन भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो कैसे हम बताएंगे, देखो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला, और सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, ये वाला। क्योंकि हमने स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा हुआ है ना, कि कौन सा जो हमारे लीजेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन से लीजेंड हमारे वीक फील्ड है। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो ये यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि CN के हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। देखो NH3 भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, लेकिन CN से ज्यादा नहीं, CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। वही ये एक वीक फील्ड लीगेंड है, और Cl भी क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। लेकिन इन दोनों में से H2 जो है वो Cl से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? चलो तो नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।